हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं क्लास 10th का फिज़िक्स चैप्टर 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार लेकर आया हूँ। और ये पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें दृष्टि दोष के बारे में पढ़ रहा था और दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष तक मैंने पढ़ा था। आज थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाता हूँ। मैं नए टॉपिक में इसके बाद चलूँगा। दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको हाइपर मायोपिया के नाम से जाना जाता है। इस दोष में होता क्या है कि इस दोष से युक्त व्यक्ति, जो भी व्यक्ति को ये दोष होता है, वो दूर की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है, परंतु निकट की वस्तु को, वो जो निकट में वस्तु रखी हुई होती है, उसको वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, निकट बिंदु, सामान्य निकट बिंदु जो होती है 25 सेंटीमीटर पर ना होकर दूर हट जाता है, और इससे प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के पीछे बनता है। और ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देखने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है, और तब वो उसको पढ़ पाते हैं। यानी दीर्घ दृष्टि दोष में आपको ये ध्यान रखना, नाम है दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपर मायोपिया। इसमें नज़दीक दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है। इसका कारण क्या है? तो इसमें कारण, पहला कारण ये हो सकता है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना, ये एक कारण हो सकता है। अथवा दूसरा कारण क्या हो सकता है? नेत्रगोलक का छोटा हो जाना। तो नेत्रगोलक का छोटा हो जाने पर भी जो दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनना चाहिए, वो वहाँ नहीं बन करके उसके पीछे बनता है। तो इसका निवारण क्या है? तो इस दोष को दूर करने के लिए किसी भी उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस का उपयोग चश्मे के रूप में किया जाता है। यानी चश्मा जब भी यूज करेंगे इसको ठीक करने के लिए, तो उसमें अपसारी लेंस का उपयोग, अभिसारी लेंस का उपयोग, जिसको उत्तल लेंस कहते हैं, उसका उपयोग किया जाएगा। इसी का जो है प्रकाश किरण आरेख अगर देखते हैं, तो सबसे पहला, इसमें पहली स्थिति जो है वो सामान्य नेत्र के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? दृष्टिपटल पर बन रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप इसको देख भी सकते हैं, वीडियो पॉज करके बीच में आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। एक सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, जो इस दृष्टि दोष से, दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर से हट जाता है। सामान्य नेत्र के लिए ये चीज़ होता है। अगर सेकेंड कंडीशन में आते हैं, जो परेशानी है, जिसमें अब यहाँ पे देखिए जो आँख का चित्र बनाया हुआ है, इसमें दृष्टिपटल पर नहीं बन करके कहाँ जा रहा है? दृष्टिपटल के पीछे जा रहा है। इससे वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा ही नहीं, और नहीं बनेगा तो फिर प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि ऐसे दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु, सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना होकर दूर हट जाता है, और इसमें प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए अब यहाँ जो एक कंडीशन है, इसको ठीक करना है। तो ठीक करने के लिए कंडीशन नंबर 3 में एक उपयुक्त क्षमता के संशोधक लेंस द्वारा इस दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। यहाँ देखिए, एक यहाँ पे लेंस है, उत्तल लेंस, जिसको लगाने से जो प्रतिबिंब पीछे बनना चाहिए था, वो दृष्टिपटल पर बनना चालू हो रहा है। आप इसको फिगर ड्रॉ करके भी बना सकते हैं। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि दीर्घ दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष को आप किरण आरेख खींच करके बताएं, उसका कारण भी और इसका निवारण भी किस तरह से होता है। अगला है जरा दूरदर्शिता, जिसको प्रेसबायोपिया के नाम से जाना जाता है। ये उम्र वृद्धि, जब उम्र में वृद्धि हो जाती है, अधिक उम्र के व्यक्तियों में ये परेशानी होती है, जरा दूरदर्शिता। तो अधिक उम्र में, उम्र के वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। सिलेरी मांसपेशियों की क्षमता, या लोच कह सकते हैं, वो कम हो जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु भी हट जाता है। यहाँ पे मैंने देखा निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी हट जाते हैं। इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहते हैं। निकट बिंदु कभी दूर हट जाता है, कभी दूर बिंदु निकट हट जाता है, जिसके कारण ये परेशानी होती है। इस दृष्टि दोष में कुछ व्यक्तियों में कई बार दोनों प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। दोनों प्रकार मीन्स जो अभी तक दो पढ़ चुके हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, वो दोनों का दोनों परेशानी जरा दूरदर्शिता में देखने को मिल जाती है। इसका कारण क्या होता है? तो इन्हें पास की वस्तुएं आराम से देखने में कठिनाई होती है, कभी दूर की वस्तुओं को भी देखने में परेशानी होती है। तो इसका कारण पहला क्या है कि यह दोष
पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण होता है। जैसे मैंने कहा ना कि सिलियरी मांसपेशियाँ जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण पक्षमाभी पेशियाँ दुर्बल होने लगती है। और इसका दूसरा कारण क्या है, क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न ये बीमारी होती है। तो ये दो कारण इसमें भी है, दोनों में से ये भी हो सकता है, दूसरा कारण भी हो सकता है, या फिर दोनों कारण भी हो सकता है। इसका निवारण के लिए क्या करते हैं, तो इसे द्विफॉक्सी लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है। द्विफॉक्सी लेंस से इसका उपयोग किया, इसको ठीक किया जा सकता है इस बीमारी को। तो द्विफॉक्सी लेंस के बारे में चर्चा हम लोग 10 चैप्टर में किए होंगे। तो अब एक बार फिर से यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं कि सामान्य प्रकार के लेंसों यानी द्विफॉक्सी लेंस की बात कर रहे हैं, उसमें अवतल तथा उत्तल लेंस दोनों होते हैं। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, यह दूर की वस्तुओं को देखने में सहायक होता है, और निचला भाग जो होता है वो उत्तल लेंस होता है, यह पास की वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। आजकल संस्पर्श लेंस, जिसको कॉन्टेक्ट लेंस बोला जाता है, आजकल इसका कॉन्टेक्ट लेंस का प्रयोग करके दृष्टि दोष का संशोधन किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है और किया जा भी रहा है। आजकल ज़्यादातर लोग कॉन्टेक्ट लेंस का ही उपयोग करते हैं। अगला जो टॉपिक है, आज का जो नया टॉपिक है वो है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहला आपको ये जानना होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ये भी क्लास चैप्टर 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसका विस्तृत डिस्क्रिप्शन हम लोग क्लास 10 में ही चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में मेनली हमको जानना है आज प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, यह एक तिकोना कांच का स्लैब होता है जिसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके हुए होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका प्रिज्म है, एक दूसरा प्रिज्म भी यहाँ पर है, दोनों में से जो भी बना सकते हैं आप। ये भी प्रिज्म की आकृति है, ये भी प्रिज्म की आकृति है। आयताकार भाग यहाँ पर है, ये त्रिभुजाकार भाग है, ये त्रिभुजाकार भाग है। तो अब प्रिज्म कोण किसको कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म किसको कहेंगे, तो प्रिज्म के 2 पार्श्वफलकों, प्रिज्म के 2 पार्श्वफलकों के बीच के जो कोण होते हैं उसी को हम प्रिज्म कोण के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए एक छोटा सा फिगर ड्रॉ किया है, ये देख सकते हैं। पी ई है, ई एफ है, एफ एस है, यहाँ पे एंगल आई है, आर है, यहाँ पर आपका जी है, जी आप देख सकते हैं, पेन से मैं दिखा रहा हूँ, जी है, ये डी है, यहाँ पर एंगल ई है, और उसके बाद एम डैश है, ये एस है, ये आई है। अब इसके सबका जो यहाँ पर है, कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, तो सभी का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। आप ये चित्र के साथ चित्र बना लेना और उसके बाद इसके साथ मैच करना। पी जो है वो आपतित किरण के नाम से जाना जाता है, ई एफ अपवर्तित किरण, एफ एस निर्गत किरण, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इसको प्रिज्म कोण कहेंगे, एंगल डी विचलन कोण के नाम से जाना जाएगा, आई को अपतन कोण, एंगल आर को अपवर्तन कोण, एंगल ई को निर्गत कोण के नाम से जानेंगे। अगला है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो जितना नाम पढ़े हैं उसी से यहाँ पे उसका एक डेफिनेशन दिया गया है। यहाँ पी ई आपतित किरण है, ई एफ अपवर्तित किरण है तथा एफ एस निर्गत किरण है। पहले पृष्ठ ए बी, पहला पृष्ठ वहाँ पे देखिए ए बी, ये ए बी, पहला पृष्ठ ए बी पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरे पृष्ठ एसी पर, दूसरा पृष्ठ जो दूसरा साइड में, दूसरा साइड में आप ये देख सकते हैं, ये इस साइड वाला एसी पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर भाग जाती है। अगला है प्रिज्म की कांच के घनाभाकार स्लैब की तरफ अपवर्तन
के सभी नियमों का पालन करता है। प्रिज्म भी कांच के आयताकार स्लैब की तरह, जो प्रिज्म होता है वो कांच के आयताकार स्लैब की तरह अपवर्तन के नियमों का पालन करता है। जो अपवर्तन का नियम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक कांच का प्रिज्म लिया गया है, त्रिभुजाकार प्रिज्म। ये श्वेत प्रकाश का किरण पुंज जा रहा है और ये 7 टुकड़ों में बटा है। यहाँ पे देखिए नाम देख सकते हैं, VIPGYOR। ये श्वेत प्रकाश का एक स्पेक्ट्रम बनाता है। आप इसके बारे में डिस्कशन यहाँ देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो विभिन्न वर्ण क्रमों के विभाजित हो जाने की प्रक्रिया जो होती है, विभिन्न अलग अलग 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को, जो यहाँ पे 7 टुकड़ों में ये बटा हुआ है, 7 रंग में बटा हुआ है, इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस स्पेक्ट्रम को विभज्योर के नाम से दर्शाया जाता है, VIBGYOR, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था अभी, से दर्शाया जाता है, जिससे कि इसे आसानी से याद किया जा सकता है। या फिर इसको हिंदी में आप ये कह सकते हैं, बेजा नेहा पिनाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगला है विक्षेपण। तो प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को ही विक्षेपण कहते हैं। फिर है श्वेत प्रकाश। तो कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के समान, उसी की सदृश स्पेक्ट्रम बनाता हो, उसी को श्वेत प्रकाश के नाम से जाना जाता है। अगला है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सर आइजक न्यूटन का एक प्रयोग देखते हैं। सर आइजक न्यूटन ने क्या किया, यहाँ पे देखिए त्रिभुजाकार प्रिज्म लिया, उसी का उल्टा एक त्रिभुजाकार प्रिज्म लिया, यहाँ से श्वेत प्रकाश जा रहा है। ये 7 रंगों में बटा, 7 का हम पहला रंग रेड और दूसरा सबसे लास्ट वाला वायलट रंग लिए। ये दूसरे प्रिज्म से जब पास किए तो वायलट और रेड जो है ये फिर से श्वेत प्रकाश के रूप में निकल जाता है। प्रिज्म 1 है और ये प्रिज्म 1 का है उल्टा एक दूसरा पार्ट प्रिज्म 2 कह सकते हैं, प्रिज्म 2 ले लिया गया, प्रिज्म 1 प्रिज्म 2। आइजक न्यूटन ने सबसे पहले सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और भी विभिन्न रंगों में बांटने का प्रयास किया। जैसे 7 रंगों में बटा तो उसने सोचा कि थोड़ा एक प्रिज्म और सामने रख करके देखता हूँ कहीं ये और बढ़ता तो नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा कि और अधिक वर्ण उनको नहीं मिला। फिर क्या किया उन्होंने, एक दूसरा सर्वसम उसी के आकार का एक दूसरा प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा, जैसा कि मैंने ऊपर में रखा है। इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे और उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से जो श्वेत प्रकाश का किरण पुंज निर्गत हो रहा है, यहाँ से जो श्वेत प्रकाश जा रहा है वो 7 रंगों में बटा, फिर ये 7 रंगों को प्रिज्म से गुजारा तो फिर से वो श्वेत वर्ण में निकला। तो इस प्रकार सर आइजक न्यूटन जो थे उन्होंने उनके दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने विचार निकाला कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। तो उनका जो प्रयोग था उसके आधार पर कुछ नोट्स है जिसको जो कि एग्ज़ाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो कुछ मैं नोट्स आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। न्यूटन के इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। दूसरा क्या आप कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है या विक्षेपित हो जाता है। तो श्वेत प्रकाश है किसी भी प्रिज्म से होकर के गुजारेंगे तो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। अगला है किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। जैसा कि मैंने वहाँ पे बताया है, विभज्योर अलग अलग कोण पे वो झुका हुआ है। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है। तो इसका मतलब है लाल रंग का प्रकाश का जो है तरंग दैर्घ्य जो होता है वो बहुत अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, और बैगनी का कम होता है। इसके बाद है आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। आइजक न्यूटन ने सर्वप्रथम किसका प्रिज्म का उपयोग किया, तो कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। और एक लास्ट पॉइंट है कि एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का उन्होंने प्रयत्न किया। हालांकि उनका प्रयत्न वो सफल नहीं रहा।
तो ये जानना है कि क्या उन्होंने किया था या सब प्रयोग करने का कोशिश किसने किया था, तो आप सर आइजैक न्यूटन का नाम ले सकते हैं। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है, आज का क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ। पार्ट 4 में जल्द ही लेकर के हाजिर होऊंगा अगला क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।